नमस्कार साथियों, मैं दिनेश उपाध्याय एग्जाम गुरु जी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आप सभी जानते हैं कि हमारी एक मास्टर क्लास सीरीज में यूनिट 9 और यूनिट 10 मध्य प्रदेश पॉलिटिकल साइंस का जो सिलेबस है, मध्य प्रदेश पॉलिटिकल साइंस का जो मध्य प्रदेश एपी का असिस्टेंट प्रोफेसर का जो पेपर 2 का पॉलिटिकल साइंस का पेपर है कि यूनिट 9 और यूनिट 10 ये मध्य प्रदेश की यूनिट है, तो उसी को कवर करते हुए मैं आपको यूनिट 10 में ऑलरेडी 3 लेक्चर प्रोवाइड करा चुका हूँ। राज्य सचिवालय के ऊपर, मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव के ऊपर और मध्य प्रदेश के शासन सचिव को लेकर के अलग अलग जो विभागों में शासन सचिव होते हैं वो किस तरीके के काम करते हैं, वो किस तरीके के उनकी संरचना होती है, उनके नीचे कौन से अधिकारी होते हैं, उनके नीचे कौन कौन सी इकाइयां होती है, वो हमने कवर कर ली थी। उसके बाद जो अगला डिस्कशन होने वाला है वो होने वाला है आयुक्त के ऊपर। मध्य प्रदेश में जो प्रशासनिक संरचना है उसमें सबसे महत्वपूर्ण पद एक जो होगा वो एक आयुक्त का देखा जाता है। मुख्य सचिव, सचिवालय के अंतर्गत मुख्य सचिव, शासन सचिव, फिर उसके अंतर्गत एक बहुत बड़ी एक संरचना, बहुत सारे अधिकारी कर्मचारियों की संरचना। फिर जब आप नीचे की इकाई में जाओगे, जब आप राज्य से जब आप राज्य से नीचे कहा संभाग में जाओगे, डिविजन्स में जाओगे, डिविजन्स में स्टेट से आप डिविजन्स में जाओगे तो डिवीजन का जो सबसे बड़ा हेड होता है, प्रशासनिक मुखिया होता है, वो होता है संभाग आयुक्त या फिर सिर्फ आयुक्त बोलेंगे उसको, कमिश्नर। क्या कहते हैं इसको? इंग्लिश में कहते हैं कमिश्नर। तो ये आज का हमारा टॉपिक होने वाला है। समझते हैं कमिश्नर के बारे में। देखो ये क्या है, आपने इस तरीके की कभी फोटोज वगैरह न्यूज में देखी होंगी कि इंदौर संभाग आयुक्त ने ली बैठक, 4-5 जिलों का क्या होता है, ये प्रशासनिक मुखिया होता है। तो इंदौर के संभाग आयुक्त ने, इंदौर के कमिश्नर ने, इंदौर संभाग के कमिश्नर ने इन 4 जिलों के कलेक्टर के साथ की मीटिंग। या आपने देखा होगा कि भोपाल संभाग ने या फिर जबलपुर संभाग ने, ऐसे हर एक जिले के जो कलेक्टर्स होते हैं उनके ऊपर उनके ऊपर क्या होता है, कोई ना कोई संभाग स्तर पे एक आयुक्त बैठा होता है। ठीक है, ग्रुप ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स जो होती है, ग्रुप ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स पे अलग अलग जो कलेक्टर्स, हर एक डिस्ट्रिक्ट में जो कलेक्टर अपॉइंटेड है, नियुक्त है, उनके ऊपर एक अधिकारी, एक मुखिया होता है संभाग स्तर पे, वो होता है कमिश्नर। जैसे यहाँ पे ये है, ये यहाँ पे हो जाते हैं। तो अब हम समझते हैं इनके बारे में। हमने समझ लिया कि पद कैसा स्तर, किस स्तर पे होता है और किन के लिए ये बनाया जाता है। एक प्रकार से निगरानी रख रहा है किन के ऊपर, पर्यवेक्षण किन का कर रहा है, जो उसके नीचे जिलाधीश हैं अलग अलग जिलों के, जो उसके नीचे अलग अलग जिलों के कलेक्टर्स हैं। और वो किसको रिपोर्ट कर रहा है? राज्य स्तर पे सचिवों को, राज्य स्तर पे विभागीय सचिवों को, राज्य स्तर पे सचिवालय को, मुख्य सचिव को। ये क्या करते हैं? रिपोर्ट करते हैं। समझते हैं क्या होता है पद। सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी हो जाता है कि ये जो पद है इसकी प्रशासनिक संरचना क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर क्या है भारत में। और भारत में अगर बात करें, वही बात मध्य प्रदेश के स्तर में बात करें, तो वो जो प्रशासनिक संरचना है, प्रशासकीय संरचना है, वो किस स्तर पे काम करती हो, वहां पे संभाग आयुक्त कहाँ देखा जाता है, या फिर कमिश्नर का जो पद है वो कहाँ लाया करता है। ठीक है, तो आपको पता है भारत के स्तर पे सबसे जो सुप्रीम अथॉरिटी है वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उसके नीचे कई सारे राज्य भारत में, जैसे 28 राज्य है, तो 28 क्या हो जाएंगे? स्टेट गवर्नमेंट्स हो जाएंगी। हर एक स्टेट में डिविजन्स होती हैं, हर एक स्टेट में डिविजन्स होती हैं, और डिविजन्स ही क्या कहलाती हैं? संभाग कहलाती हैं। ठीक है, यही क्या कहलाते हैं? संभाग। यानी कि आप समझ गए, प्रशासकीय संरचना में तीसरे पायदान पर, प्रशासकीय संरचना में तीसरे पायदान पर डिविजन्स की स्थिति देखी जाती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कैबिनेट सचिव सबसे बड़ा ऑफिसर है। स्टेट गवर्नमेंट का जो चीफ सेक्रेटरी है वो सबसे बड़ा सचिव है या प्रशासकीय अधिकारी है। डिविजन्स के स्तर पर संभाग आयुक्त यानी कमिश्नर सबसे बड़ा पद हो जाता है। उसके नीचे आप आओगे तो आपको मिलेगी डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट मतलब होता है जिले, जिलों का प्रमुख होता है जिलाधीश। जिलाधीश जिसको हम सिंपल वर्ड्स में कहते हैं कलेक्टर। ठीक है, जिलाधीश क्या होता है? प्रमुख पद होता है यहाँ पे, और जिसका हेड कौन होता है? कलेक्टर होता है इसका हेड। ठीक है, कलेक्टर। और यहाँ पे संभाग आयुक्त का कौन होता है? संभाग आयुक्त होता है कमिश्नर, जिसको हम शॉर्ट में, ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे कमिश्नर होता है, संभाग का प्रमुख कमिश्नर होता है। और इसके बाद भी क्या है, फिर आप रूरल बेसिस पे डिवाइड करोगे तो एक पंचायती राज की संरचना है, फिर हर एक जिला पंचायत स्तर पे फिर एक अधिकारी अलग से होता है।
अब जैसे मैं जिले में बांट दूं तो जिले के स्तर पे फिर कई सारी क्या होती हैं, सब डिविजन्स होती हैं। सब डिविजन्स क्या बोलेंगे इसको, एसडी। और सब डिविजन्स का जो मुखिया होता है वो सब डिवीजन मजिस्ट्रेट या फिर जिसको एसडीएम बोल देते हैं, ठीक है। ऐसे ही आप अर्बन एरियाज में आप इसको डिवाइड कर दो कि अर्बन एरियाज में भी ये क्या होता है, विभाजित होता है। अर्बन एरियाज में जैसे कि कलेक्टर ही होता है, ठीक है। तो अर्बन एरियाज में कौन देखा जाता है, अर्बन एरियाज में जैसे आपने अर्बन जो म्यूनिसिपैलिटीज होती हैं, ठीक है, उनमें प्रमुख होता है मुख्य रूप से। ये जो डिविजन में कर रहा हूँ ये पंचायती राज बेसिस पे नहीं कर रहा हूँ, ये मैं मेनली प्रशासनिक बेसिस पे कर रहा हूँ, ठीक है। तो प्रशासनिक आधार पे अगर आप यहाँ पे डिविजन करोगे, इसको मैं सिंपल वर्ड्स में खुद अपने स्तर पे बताता हूँ आपको, अ, तो यहाँ पे समझते हैं, यहाँ समझते हैं इसको, ठीक है। जैसे साइड में ही बताता हूँ, यहाँ बताता हूँ, ठीक है। रा, राज्य, ठीक है। अब राज्य में क्या होता है, अलग अलग संभाग बांटे जाते हैं, अलग अलग संभाग बांटे जाते हैं। संभाग में क्या मुखिया होता है, संभाग आयुक्त, और उसके नीचे क्या होते हैं, जिले होते हैं, अलग अलग जिले होते हैं। और ये दो कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। ये दो कैटेगरी में कौन से डिवाइड होते हैं, एक तो होता है राजस्व की कैटेगरी, यहाँ पे ध्यान से देखना है, राजस्व कैटेगरी, एक राजस्व की कैटेगरी होती है, एक होती है विकास की कैटेगरी। एक होता है राजस्व प्रशासन, एक होता है, एक राजस्व का प्रशासन संभाला जाता है अलग अधिकारियों के द्वारा, एक विकास का प्रशासन संभाला जाता है विकास के अलग अधिकारियों द्वारा। राजस्व का प्रशासन संभालते हैं यहाँ पे तहसीलदार। कौन संभालते हैं, तहसीलदार, ठीक है। और यहाँ पे विकास का प्रशासन संभालते हैं ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, बीडीओ, ठीक है। जिले को राजस्व की कैटेगरी में जब डिवाइड करते हैं ना, यहाँ पे ये बात याद ना, तो उसको आप उपखंड बोल सकते हो, उपखंड। उपखंड को आप सिंपल इंग्लिश टर्म में आप क्या यूज करते हो, उपखंड को सब डिवीजन, क्या बोलते हो, सब डिवीजन। उपखंड को इंग्लिश में बोला जाता है सब डिवीजन, यानी कि उपखंड का जो प्रमुख अधिकारी होता है उसको बोलते हैं सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। सब डिविजनल मजिस्ट्रेट यानी एसडीएम। ये होता है प्रशासनिक संरचना, ये इस तरीके की प्रशासनिक संरचना देखी जाती है। तो हमारा ये एक संरचना क्लियर हो गई कि रूरल एरियाज में किस किस तरीके से राजस्व के निरीक्षण के लिए क्या होते हैं, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, और उसके नीचे क्या होते हैं, पटवारी वगैरह होते हैं। पटवारियों का समूह जो होता है उनके ऊपर पर्यवेक्षण के लिए, उनके ऊपर निरीक्षण के लिए आरआई होता है, ठीक है। निरीक्षण एक निरीक्षण करता होता है, या फिर जिसको हम बोलते हैं राजस्व निरीक्षक, आरआई, रेवेन्यू इंस्पेक्टर। तो वो रूरल एरियाज में देखा जाता है। अर्बन एरियाज में आपको, अर्बन एरियाज में भी आपको इस स्तर पे आपको वही संरचना मिलेगी, रेवेन्यू वाली संरचना भी मिलती है और सब डिविजनल मजिस्ट्रेट वाली संरचना भी मिलती है, ठीक है। और जब देखो जो डिविजन्स होते हैं, कभी भी आप ये देखना कि कोई भी जिला जो है, चाहे इंदौर की बात कर लो, भोपाल की बात कर लो, उस पर जो तहसीलें होंगी उसको एक नगरीय आधार पे अलग डिवाइड किया जाता है, उसको ग्रामीण आधार पे अलग डिवाइड किया जाता है। ग्रामीण आधार पे वहाँ पे जिला पंचायत भी होती है, नगरीय आधार पे वहाँ पे म्यूनिसिपैलिटीज भी होती है। तो म्यूनिसिपैलिटी बेसिस पे आपको वहाँ पे कमिश्नर देखने को मिलेगा, और अगर जिला ग्रामीण आधार पे आपको वहाँ पे जिला पंचायत सीईओ भी देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर उसके आधार पे फिर जनपद सीईओ वगैरह, फिर वहाँ पे ग्राम सचिव वगैरह, ये सब भी आपको देखने को मिलते हैं। खैर वो बात किस में चली जाती है, वो बात हो जाती है पंचायती राज में। पंचायती राज पढ़ेंगे तो उसमें आएगा वो। तो एक हमारी ये बात यहाँ पे क्लियर हो जाती है कि मध्य प्रदेश में एक राज्य स्तर पे मध्य प्रदेश को कई सारे छोटी छोटी इकाइयों में बांटा गया है, कई सारी छोटी छोटी इकाइयों में बांटा गया है। वो क्या है, वो है यहाँ पे संभाग, ठीक है। यानी कि राज्यों के बाद देश को राज्यों में बांटने के बाद फिर राज्यों को किस में बांटा गया, संभागों में बांटा गया। जैसे आप मध्य प्रदेश में चंबल संभाग, ग्वालियर संभाग, भोपाल संभाग, सागर, रीवा, शहडोल, जबलपुर, नर्मदापुरम, फिर यहाँ पे इंदौर, यहाँ पे उज्जैन। तो ऐसे टोटल 10 संभाग यहाँ पे देख सकते हो। टोटल कितने संभाग यहाँ पे देख सकते हो, 10। मध्य प्रदेश में पूरे राज्य को 10 संभागों में बांट दिया है, और 10 संभागों का एक कमिश्नर होता है, एक आयुक्त होता है, ठीक है। ये तो बेसिक सी नॉलेज थी, ऑलमोस्ट सभी को पता होगा, अधिकांश लोगों को ये जानकारी होगी कि हर एक संभाग का एक आयुक्त होता है। अब ये समझ लो एग्जाम में ये आ सकता है कि मध्य प्रदेश में ऐसे संभाग है, लेकिन उनमें से सबसे बड़ा संभाग, बेसिक इंफॉर्मेशन ले लो संभागों के बारे में, फिर उनके अधिकारियों के बारे में पढ़ेंगे।
अभी हम संभागों को समझ लेते हैं कि 10 संभाग हैं, तो वो कौन कौन से, उनमें जिले कौन कौन से आते हैं, तो सबसे ज्यादा जिले किस में आते हैं, सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे ज्यादा जनसंख्या किस में है। तो मध्य प्रदेश में 3 जिलों वाला चंबल संभाग है, ठीक है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये। यहाँ पे देखो आप मुरैना देख सकते हो, ये भिंड है, और ये श्योपुर है। फिर यहाँ पे ग्वालियर देख सकते हो, ये ग्वालियर संभाग है। ग्वालियर संभाग में आप जैसे यहाँ पे ग्वालियर देख सकते हो, ये यहाँ पे दतिया देख सकते हो, यहाँ पे ये शिवपुरी हो गया, फिर ये गुना हो गया, ये अशोकनगर हो गया, ठीक है। यहाँ पे ये उज्जैन संभाग है, उज्जैन में ये नीमच हो गया, ये मंदसौर हो गया, ये रतलाम हो गया, उज्जैन हो गया, ये राजगढ़ हो गया, ठीक है, ये आगर मालवा यहाँ का एरिया हो गया, ये आगर मालवा ये हो गया, शाजापुर ये हो गया, और ये हो गया देवास। फिर इसी आधार पे ये इंदौर का है, इसमें झाबुआ अलीराजपुर वगैरह, ये धार वगैरह, यहाँ पे ये आ, आ, धार वगैरह आ जाते हैं। फिर यहाँ पे ये खंडवा खरगोन वगैरह आ जाते हैं, बुरहानपुर आ जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये देखे जाते हैं। ये मेनली ये इंदौर इंदौर जिला ही है, इसके अंदर इंदौर जिला भी आता है। नर्मदापुरम में भी हरदा आ जाता है, होशंगाबाद आ जाता है, होशंगाबाद को आप नर्मदापुरम बोलते हैं, ठीक है, और बैतूल आ जाता है इसमें। अब जबलपुर में छिंदवाड़ा हो गया, सिवनी हो गया, बालाघाट हो गया, और छिंदवाड़ा को देखो अब दो पार्ट में बांट दिया छिंदवाड़ा को, ये बालाघाट यहाँ पे, ये सिवनी है, ये यहाँ पे आ, छिंदवाड़ा हो जाता है। छिंदवाड़ा को अब यहाँ पे एक जिला और बना दिया है पांढुर्णा करके यहाँ पे, ठीक है। तो छिंदवाड़ा क्या विभाजित हो चुका है, ठीक है, तो ये आप याद रखना है इस पे। फिर यहाँ पे जबलपुर तो है ही, ये जबलपुर हो गया, फिर यहाँ पे ये मंडला हो गया, डिंडोरी हो गया, ठीक है, डिंडोरी वाला पार्ट इसमें ही आता है, ठीक है। फिर शहडोल, यहाँ पे शहडोल में आ जाता है, शहडोल, अनूपपुर और उमरिया वगैरह आ जाते हो। फिर रीवा में सीधी, सिंगरौली वगैरह, रीवा और ये सतना सतना जिला आ जाता है। सतना जिले से अब मैहर अलग हो चुका है, तो मैहर यहाँ पे अलग है एक, और रीवा में मऊगंज, तो मऊगंज अलग है। तो ऐसे करके मध्य प्रदेश के 55 जिलों को, मध्य प्रदेश के 55 जिलों को कितने संभागों में बांटा गया है, मध्य प्रदेश के 55 जिलों को 10 संभागों में बांटा गया है, 10 संभाग है, ठीक है। तो 10 संभागों के माध्यम से, 10 डिविजन्स के माध्यम से अलग अलग जिलों पे क्या किया जा रहा है, पर्यवेक्षण, अलग अलग जिलों में दिशा निर्देश को लागू किया जा रहा है। इन इन डिविजन्स के माध्यम से कौन कर रहा है, सचिवालय, ऊपर बैठा हुआ सचिवालय डिवीजन स्तर पे क्या करता है, अपने दिशा निर्देश भेजता है, और दिशा निर्देश फिर डिवीजन से कहाँ जाते हैं, अलग अलग कलेक्टर्स के पास जाते हैं जिलों में, फिर जिलों में वो लागू होते हैं। तो इस तरीके की ये व्यवस्था चलती है। अब आगे मैं बता ही चुका हूँ, ये चार्ट को आप देखना चाहो तो देख भी सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप पढ़ लेना, इसको कवर कर लेना। बाकी अब देखो ये जो इंफॉर्मेशन है, इसमें एक चीज क्लियर कर लेना कि मध्य प्रदेश का सबसे छोटा संभाग कौन सा है। सबसे छोटा मतलब अगर देखा जाए तो अब एरिया वाइज देखो, आपको सबसे छोटा एरिया वाइज संभाग कौन सा लग रहा है, शहडोल संभाग, ठीक है, एरिया वाइज सबसे छोटा संभाग लग रहा है। अगर आपसे पूछा जाए कि एरिया वाइज सबसे बड़ा संभाग कौन सा है, तो ये जबलपुर संभाग हो जाएगा, उसके ही जस्ट नीचे जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा संभाग इंदौर हो जाएगा। तो सबसे बड़ा संभाग यहाँ पे पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है, इस तरीके से। और मैं ये भी पूछ सकते हैं इनमें से कौन सा संभाग नहीं है, तो ये कुछ संभागों के नाम है जो आपसे बिल्कुल स्ट्रेटजिकली पूछेंगे, वो बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से। चंबल है, अच्छा संभाग का नाम चंबल है यहाँ पे, ठीक है, लेकिन चंबल जिला ऐसा कोई मध्य प्रदेश में है भी नहीं। श्योपुर, भिंड, मुरैना वगैरह इसमें जिले हैं, मुख्यालय यहाँ पे मुरैना में दे रखा है इसका, ठीक है। तो इस तरीके से ये संभाग है। अब समझ लो मध्य प्रदेश में जो संभाग है, मध्य प्रदेश में जो संभाग है, हर एक संभाग का एक एक आयुक्त है, एक एक कमिश्नर है, उनके अंडर जितने भी जिले आते हैं, हर एक संभाग के अंदर जितने भी जिले आते हैं, हर एक जिले का डीएम होता है, कलेक्टर होता है, डीएम होता है। वो डीएम अपने जिले का मुखिया होता है, और संभाग स्तर पे जो आयुक्त है, कमिश्नर है, वो अपने संभाग का मुखिया है। यानी कि मुझे ये क्लियर हो गया कि हर एक जिले का जो मुखिया है, जैसे आप इस स्लाइड में देख सकते हो, जैसे आप इस स्लाइड में देख चुके हो कि यहाँ पे मध्य प्रदेश में इतने सारे जिले, इतने सारे संभाग है, तो हर एक संभाग के अंदर चार चार पांच पांच जिले हैं। यानी कि हर एक कमिश्नर तीन तीन चार चार जिलों का क्या कर रहा है, कलेक्टर्स को आदेश दे रहा है। तो मुझे ये बताओ कि हर एक जो संभाग है उनमें कौन कौन से व्यक्ति अपॉइंटेड है। तो ये जो मैंने यहाँ पे लिंक लगा रखी है, आप इस पे जाकर के आप खुद भी देखना। ये जो लिंक है, एक यूआरएल है, इस पे जाकर के आप स्क्रॉल करना है, समझना कि कौन कौन से जिलों में कौन कौन से आयुक्त बैठे हुए हैं। आप एज अ इंफॉर्मेशन के रूप में देख सकते हो, एग्जाम में नहीं आएगा ये, पहले ही बता रहा हूँ मैं, एग्जाम में नहीं पूछा जाता है ये। जैसे कि मध्य प्रदेश में आप इंदौर का जो संभाग है, इंदौर डिवीजन, उसमें देखो जरा, इंदौर डिवीजन में आपको दीपक सिंह क्या मिलेंगे, संभाग आयुक्त मिलेंगे। उसके नीचे देखो जिलों, अलग अलग जिलों में, इंदौर में जैसे आपको आशीष सिंह कलेक्टर मिलेंगे, धार के अंदर आपको प्रियंक मिश्रा कलेक्टर मिलेंगे, डीएम है ये।
इनका नाम क्या है, कलेक्टर की नेम है ये। फिर खरगोन यहाँ पे फिर ये अलग अलग जो है, भाव्य मित्तल है, बरवानी में कौन है, गुंजा सनोबार है, ठीक है। फिर झाबुआ में नेहा मीना है, अलीराजपुर में अभय अरविंद वाडेकर है, फिर खंडवा में ऋषभ गुप्ता है, फिर बुरहानपुर में हर्ष सिंह है। तो इसी तरीके से हर एक संभाग का क्या है, एक संभाग आयुक्त है। उनके अंतर्गत अलग अलग जिलों के कलेक्टर्स काम करते हैं। जैसे कि उज्जैन के संजय गुप्ता हो गए हैं, उज्जैन के कौन हो जाते हैं, संजय गुप्ता हो जाते हैं। ग्वालियर के कौन है यहाँ पे, ग्वालियर के यहाँ पे हो जाएंगे मनोज खत्री। चंबल यानी चंबल डिवीजन के कमिश्नर कौन हो जाएंगे, मनोज खत्री यहाँ पे हो जाएंगे। और ग्वालियर के कौन, ग्वालियर और इसके एडिशनल चार्ज दे रखा है, देखो आप यहाँ पे देखो, ग्वालियर के कमिश्नर भी मनोज खत्री है और चंबल के कमिश्नर भी मनोज खत्री है। इनको एडिशनली चार्ज दे रखा है चंबल का भी। रीवा में है बाबू सिंह जामोद। फिर उसके बाद शहडोल में है श्रीमती सुरभि गुप्ता। फिर उसके बाद सागर में है वीरेंद्र सिंह रावत। भोपाल में है संजीव सिंह। नर्मदापुरम जो ये कमिश्नर हैं वो है कृष्ण गोपाल तिवारी, सॉरी इसके लिए। जबलपुर में है अभय कुमार वर्मा। तो ये मध्य प्रदेश के कितने डिवीजन हैं, 10 डिवीजन हैं, जिनका आपने एक प्रकार से ये देख लिया कि कौन कौन से यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट बोल रहा हूँ, यहाँ पे कमिश्नर है, कमिश्नरेट है, या फिर सॉरी ये डिविजन्स है। डिविजन्स में अलग अलग कौन कौन से कमिश्नर है, उनके अंडर आने वाले अलग अलग डिस्ट्रिक्ट है, उनके क्या कौन कौन से कलेक्टर्स है, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक यहाँ पे एक प्रकार से ये डिस्कशन हो गया कि अच्छा इतने इतने जिले हैं, उनका एक एक कमिश्नर है, कौन कौन सी नियुक्ति हो रखी है, एक बेसिक इंफॉर्मेशन हो गई है। अब हम आते हैं प्रशासनिक ढांचे में कि वो कमिश्नर आता कहाँ से है, कैसे उसकी नियुक्ति होती है। तो संभाग आयुक्त अल्टीमेटली होता कौन है, जैसे आपने इस पद पे ये व्यक्ति ऐसे बैठा हुआ है, इंदौर के कमिश्नर अभी ये है, ठीक है। तो ये व्यक्ति जो है कैसे, मतलब इनकी क्या क्या जिम्मेदारी होती है, ये जो पद है ये बनाया क्यों गया है, उद्देश्य क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, मुझे ये बताओ। इनकेस क्वेश्चन आ सकता है कि संभाग आयुक्त का पद का ऑब्जेक्टिव क्या है। तो इस पद का ऑब्जेक्टिव ये कि राजस्व, ये मुख्य रूप से आप इसमें कुछ सिलेक्टेड टर्म्स से फैमिलियर हो जाओ। बहुत ही लिमिटेड वर्ड्स में बोलूंगा, उन लिमिटेड वर्ड्स को याद रखना, वही एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि अल्टीमेटली पद बनाया गया राजस्व प्रशासन के लिए। अब आप बोलोगे राजस्व प्रशासन इतना कठिन होता है क्या, एक संभाग आयुक्त तो बनाना पड़ गया। क्योंकि संभाग आयुक्त की जो प्रणाली है ना, ये अंग्रेजों के जमाने की है, ब्रिटिश के टाइम की है। तो उनको क्या करना था कि उनको पूरा का पूरा जो पैसे कमाने थे, लूटना था भारत को। तो वो कैसे लूटते, राजस्व को कलेक्ट करके। उन्होंने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो क्या कहते हैं, कलेक्टर को अपॉइंट तो कर ही दिया था, क्या पता वो कलेक्टर भी भ्रष्टाचार करके अपनी जेब भरता, तो उसके ऊपर भी एक अधिकारी बैठा दिया कमिश्नर के रूप में, कि कहीं ना कहीं वो भी यहाँ पे लूट ना ले पैसे। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को डर था कहीं ना कहीं कि हमारा जो राजस्व है उसमें कहीं ना कहीं कमी ना हो जाए। तो कलेक्शन बढ़ते रहना चाहिए, राजस्व का कलेक्शन बढ़ते रहना चाहिए, इसलिए एक नीचे जो जमींदार है उससे पैसे लूटने के लिए, देखो सबसे पहले किसान है, किसानों से राजस्व कौन वसूलता है, जमींदार। वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पे आपको पता है इजारेदारी में यही होता था, जमींदारों ने वसूला, जमींदार वो उस पैसे को किसको देंगे, कलेक्टर को। कलेक्टर उस पैसे को एक प्रकार से किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में भेजेंगे, कमिश्नर की रिस्पॉन्सिबिलिटी में इसने कंपनी को भेजेंगे। तो राजस्व प्रशासन पे एक प्रकार से इनका मुख्य योगदान होता था, इसलिए ये पद बनाया गया था मुख्य रूप से। आप याद रखना कि कमिश्नर का पद किस लिए बनाया गया था, राजस्व प्रशासन के लिए। फिर साथ में इसको सामान्य प्रशासन की भी निगरानी का जिम्मेदारी दे दी, और साथ में अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स हैं, अलग अलग जो जिले हैं, उनमें कलेक्टर्स के बीच में एक समन्वय हो, तो उसके लिए भी ये पद बनाया गया था। उसके बाद इनकी भूमिका क्या होती है, ये अल्टीमेटली एक छोटा सा पॉइंट के माध्यम से आप समझना इनकी भूमिका, ये रोल क्या निभाते हैं। तो रोल यही है कि इनका संभाग जिला स्तर पे और राज्य स्तर पे, जैसे आप पूरा मध्य प्रदेश ले लो, ठीक है, ये मध्य प्रदेश है, और मध्य प्रदेश के अंदर बहुत सारे छोटे से कई सारे जिले हैं। तो जिला डिस्ट्रिक्ट ये हो गया, अब पूरा का पूरा सरकार मध्य प्रदेश की ये हो गई। तो इनके बीच में कनेक्टिविटी कौन करेगा, जो डिवीजन करेगा, डिवीजन का कौन हेड होता है, कमिश्नर होता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या करता है, उनके बीच में एक ब्रिज का काम करता है, कनेक्टिविटी का काम करता है, कम्युनिकेशन का काम करता है, कड़ी होती है। संभागों की संख्या कितनी है, तो मध्य प्रदेश में आपको पता है मध्य प्रदेश में कितनी संख्या है, 10 है, ठीक है। और ये प्रमुख अधिकारी जो होता है, ये आखिर ये किस लेवल का अधिकारी होता है, इसको कितना, मतलब ये आता कहाँ से, किस प्रकार का अधिकारी होता है, तो ये आईएएस होता है, ठीक है। एक प्रकार से प्रमुख अधिकारी जो होता है इसका, संभाग आयुक्त होता है, ये मुख्य रूप से कौन होता है, एक वरिष्ठ इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का एक ऑफिसर होता है, ठीक है। ज्यादातर आप ये जानते भी होगे, अगर नहीं है पता जिसको भी, तो याद रखना कमिश्नर वो वाला कमिश्नर ही होता है जो आईपीएस के माध्यम से बनता है।
ये आईएएस, ये प्रशासन को संभालने वाली बात यहाँ पे हो रही है। हम प्रशासनिक ढांचा पढ़ रहे हैं, तो ये संभागीय स्तर पे जो प्रशासन को संभालना, राजस्व को संभालना, उनके बीच में कम्युनिकेशन का काम करना, कड़ी का काम करना, जिला और राज्य सरकार के बीच में, वो आयुक्त करता है, वो होता है आईएएस ऑफिसर, ऑल इंडिया सर्विसेज का ऑफिसर। अब जो आयुक्त होता है उसकी स्थापना कैसे होती है, उसकी शुरुआत कैसे होती है, अब ये समझो। ये जो पद है ये कब आया था और कैसे आया था, इसकी शुरुआत आपको ये पता होना चाहिए कि विलियम बेंटिंग, देखो लॉर्ड जो विलियम बेंटिंग था वो लेके आया था। उसके पहले लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स था, ये याद रखो, वॉरेन हेस्टिंग, ठीक है। ये क्या लिखा है मैंने, वॉरेन हेस्टिंग्स। हेस्टिंग्स आपको याद होगा, रेगुलेटिंग एक्ट आया था, आपको अगर थोड़ा बहुत याद होगा, रेगुलेटिंग एक्ट इसके टाइम पे आया था, उसमें कंपनी के कामों को रेगुलेट किया गया था। तो इसी के टाइम पे क्या हुआ था कि कलेक्टर का पद आया था, कलेक्टर का पद इसके टाइम पे आया था, एक जुडिशियल प्लान आया था, देखो एक जुडिशियल प्लान आया था, जुडिशियल जुडिशियल प्लान। इस जुडिशियल प्लान के अंतर्गत क्या बनाया गया था, कलेक्टर का पद बनाया गया था, इस पद को क्रिएट किया गया था। क्यों बनाया गया था, क्योंकि वॉरेन हेस्टिंग्स ने क्या किया था, वॉरेन हेस्टिंग्स ने इजारेदारी प्रथा शुरू की थी। इजारेदारी प्रथा आपको पता होगी, इजारेदारी प्रथा में क्या होता था, इजारेदारी प्रथा में क्या होता था, जो जमीन के टुकड़े होते थे, भूमि का टुकड़ा जो होता था, उस जमीन के टुकड़े को नीलाम किया जाता था, किसी को परमानेंट तरीके से नहीं दिया जाता था। क्या किया जाता था, नीलाम किया जाता था उसको। देखो यहाँ पे बात ये समझनी पड़ेगी कि जमींदारी जो व्यवस्था है वो कई प्रकार की है। वॉरेन हेस्टिंग्स ने जो चलाई थी वो थी इजारेदारी। तो उसने ये कहा था कि जो जमींदार है वो किसानों की जमीन को हमारे अंतर्गत क्या करेंगे, खरीदेंगे, ठेके पर खरीदेंगे, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर, संविदा के आधार पे। वो उनके पास 5 साल तक, 10 साल तक रहेगी, लीज पे रहेगी। और उन एरियाज में जो जो उन जमीनों पे जो जो किसान काम कर रहे हैं, वो उस ठेकेदार को, जमींदार को क्या करना पड़ेगा, उनसे राजस्व वसूलना पड़ेगा, लगान वसूलना पड़ेगा। तो इन ठेकेदारों को जिम्मेदारी दे दी 5-6 साल के लिए, 10 साल के लिए, मतलब एक लीज पे दे दिया, नीलाम कर दी जमीन, और 5-6 साल की उनको जिम्मेदारी दे दी कि आप इस पे क्या करना, आ, वो लेना, मतलब राजस्व वसूलना। तो इन्होंने राजस्व वसूलना शुरू कर दिया, ठेकेदारों ने, जमींदारों ने। मैं इनको ठेकेदार भी लिख सकता हूँ, जमींदार भी लिख सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप समझ जाना, जमींदार भी यहाँ पे इन्हीं को कहा जा रहा है। तो इनको जिम्मेदारी दे दी, लेकिन ये जमींदार कभी न कभी भ्रष्टाचार भी कर सकते, करप्शन कर सकते, क्या पता लगान का उतना पूरा हिस्सा दे या ना दे। तो ऐसे में इन पे नजर रखने के लिए, इन पे नजर रखने के लिए एक पद बनाया गया था कलेक्टर का, कि देखो बेटा, इन्होंने ये बोला कलेक्टर को कि तुम क्या करना, कलेक्टर से बोला वॉरेन हेस्टिंग्स ने कि देखो ये जो इजारेदारी प्रथा मैंने चलाई है, इसमें भूमि को नीलाम करेंगे, नीलाम किनको करेंगे, जमींदारों को। और फिर जब वो लगान वसूलेंगे, जब वो राजस्व वसूलेंगे, तो राजस्व में कोई भ्रष्टाचार न करे, उनके ऊपर निगरानी पर्याप्त रखो। तो तुम्हें क्या करना है, उनके ऊपर पर्याप्त निगरानी रखना है। वो जितना लगान वसूले, जितना वो लगान वसूलते हैं, उनको कलेक्ट करना है, उनको कलेक्ट करना है। दैट्स वाई इस पद को कलेक्टर वर्ड इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि इसको पूरी की पूरी लैंड रेवेन्यू की पूरी कलेक्शन की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। लैंड रेवेन्यू की कलेक्शन की जिम्मेदारी किसको सौंपी गई थी, कलेक्टर, जिलाधीश को सौंपी गई थी। और डिस्ट्रिक्ट जैसी क्या बनाएंगे, यूनिट्स बनाएंगे हर एक एरियाज में, प्रोविंसेस में। इस तरीके से क्या हुआ, लैंड रेवेन्यू का एक प्रकार से प्रशासनिक ढांचा तैयार हुआ वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पे। बट कहानी अभी खत्म नहीं होती है। बेंटिंग क्या करता है, उसने देखा ये कलेक्टर भी करप्शन कर रहे हैं, ये कलेक्टर भी करप्शन कर लेते हैं, कभी कभी ये भी पैसा लूट के भाग जाते हैं, ठीक है। कलेक्टर भी कभी कभार करप्शन कर लेते हैं, ये भी पैसा लूट के भाग सकते हैं, क्योंकि इनको बहुत सारी जिम्मेदारी दे दी है। इनके ऊपर कोई नजर रखने के लिए एक व्यक्ति होना चाहिए, वो होगा संभाग आयुक्त, वो होगा कमिश्नर। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने 1829 की बात, जब वॉरेन हेस्टिंग ने कलेक्टर का पद बनाया था, वो 1770s के टाइम पे बनाया था, ठीक है। 1770-80 के आसपास बनाया था, 70-80 के बीच में बनाया था, ठीक है, रफली बता रहा हूँ। इसने फिर जब समझा कि कलेक्टर यहाँ पे कुछ घपला कर सकते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, एक अलग से पद बनाना चाहिए, कमिश्नर जैसा। तो इसने 1829 में एक विलियम बेंटिंग ने रेवेन्यू एंड सर्किट डिवीजन बनाया, और इनके अधीन एक कमिश्नर को बैठाया। रेवेन्यू एंड सर्किट डिवीजन, पहले उसको सिर्फ डिवीजन ना बोल करके रेवेन्यू एंड सर्किट डिवीजन बोला जाता था। उनका मुख्य काम रेवेन्यू को कहीं ना कहीं मॉनिटर करना है कि रेवेन्यू कितना आ रहा है, कम तो नहीं हो रहा है। अंग्रेजों का मुख्य काम यही था कि पैसे जितने आ सके आओ, उनको बुलाओ, उनको कलेक्शन करो, ठीक है। तो इनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी। लेकिन समय समय पे क्या हुआ, यहाँ पे संग्रहण का काम इन्होंने सिस्टमेटिक ढंग से किया। बाद में कलेक्टर का आपको पता है कि कलेक्टर ने किस तरीके से यहाँ पे कुछ ना कुछ इश्यूज देखे होंगे, तो वहां पे संभागायुक्त ने अपनी जिम्मेदारी निभाई।
कलेक्टर जो था मुख्य रूप से राजस्व संग्रहण का काम करता था। न्यायिक अपीलीय न्यायिक मजिस्ट्रेट कर्तव्यों का समन्वय करने हेतु इस पद का सृजन भी किया गया था। अब कलेक्टर का तो मुख्य काम आपको बता दिया मैंने कि उसको एक जिम्मेदारी दी थी कि आप रेवेन्यू कलेक्शन करो, लेकिन जुडिशियल जो एक्टिविटी है, जुडिशियल मैटर्स है, वो खास तौर पे जो न्यायिक मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी है। ठीक है, अब देखो आपको पता है एक होता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट, ठीक है, उसी डिस्ट्रिक्ट में एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट बैठा हुआ है और उसी डिस्ट्रिक्ट में एक कलेक्टर बैठा हुआ है। अब इनके बीच में पावर का टसल हो सकता है, ये बोलेगा कि मैं पावरफुल हूँ, मैं पावरफुल हूँ, ये कहेगा जुडिशियल मजिस्ट्रेट कि लगान कितनी देनी चाहिए और कितना क्या कलेक्शन होना चाहिए वो मैं निर्धारित करूंगा, जिसने लगान नहीं दी उसका उसको दंड देने की जो अधिकार है वो मैं करूंगा उस पर। तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट और कलेक्टर के बीच में टसल, ठीक है, हो सकती है। ऐसे में कंफ्लिक्ट ना हो, उस उनके बीच में एक समन्वय कोऑर्डिनेशन बना रहे, दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन बना रहे, इसके लिए जरूरी था एक इनके ऊपर बॉडी हो, कौन सी, डिवीजन, सर्किट डिवीजन, रेवेन्यू सर्किट डिवीजन बॉडी हो, उसका हेड जो होगा कमिश्नर होगा, इसलिए कमिश्नर की इंपॉर्टेंस यहाँ पे बढ़ जाती है। इसके बाद ब्रिटिश काल का धीरे धीरे जब विकास होता है तो फिर क्या होता है, समय के साथ यहाँ पे अलग अलग प्रोविंसेस में बहुत सारे कमिश्नर के पद बनाए जाते हैं। जैसे पंजाब में बनाया जाता है, पंजाब पूरे प्रोविंसेस में अलग अलग डिवीजन बनाई जाती है, रेवेन्यू सर्किट डिवीजन, जहाँ पे वो अलग अलग कमिश्नर बैठाए जाते हैं। बर्मा में भी, म्यांमार में भी, अवध में भी। सेंट्रल प्रोविंस हमारे मध्य प्रदेश के मामले में इसलिए काम का है क्योंकि मध्य प्रांत, यहाँ पे मध्य प्रांत का भी नाम है, ठीक है। तो मध्य प्रांत में भी आयुक्तों की नियुक्ति की गई और जहाँ पे जिलेवार कलेक्टरों और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के मध्य में मध्यस्थता है ना, जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, यानी जिसका मुख्य काम रेवेन्यू को एक प्रकार से मॉनिटर करना, ठीक है, उस पर एक अपना नजर बना के रखना, और साथ में जो कलेक्शन करने का काम कर रहा है कलेक्टर, उनके बीच में भी समन्वय बना के रखना, इनके बीच में टसल ना हो, तो ये मध्यस्थता करता रहेगा साथ में। इसके बाद ही शक्तियों कार्य के रूप में इसको ये कहा गया कलेक्टर कमिश्नर को कि आपको क्या करना है, प्रशासकीय रूप से आप हेड हो ही डिवीजन के, खंड के, ठीक है। आपको भूमि राजस्व के मामले में तो काम करना ही है, नहर राजस्व, जो केनाल अलग अलग एरियाज में निकाली गई उनसे जो राजस्व कलेक्ट हो रहा है, और सबसे महत्वपूर्ण काम ये है वो है कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर, इसका भी मैनेजमेंट आपको देखना है। साथ में जो स्थानीय शासकीय संरचना, लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस है, गांव स्तर पे जो अलग अलग पंचायत सिस्टम भी चल रहा है, उनमें इंटरफेयर कर सकते हो आप, मतलब उनको भी देखना है वो कहीं गलत तरीके से ऑटोनॉमी की तरफ तो नहीं बढ़ रही है। ये एक प्रकार से मॉनिटरिंग करने के लिए अच्छे से सिस्टमेटिक ढंग से हर एक जिले के स्तर पे, ग्रामीण स्तर पे, स्थानीय स्तर पे ये पद बनाया गया था कमिश्नर का, ठीक है। तो ये इसका मुख्य काम था। और लास्ट एक पॉइंट ये भी आप ऐड कर लो इसमें महत्वपूर्ण रूप से कि जो ये पद है ना, किसकी समीक्षा और सिफारिशों से मतलब कहीं की कंटिन्यू रहा। ये आयुक्त का पद वैसे देखा जाए तो ये मॉनिटरिंग के लिए बनाया गया, मध्यस्थ कर रहा है, ज्यादा कुछ इसका काम है नहीं, क्योंकि जिले स्तर पर राजस्व कलेक्शन अल्टीमेटली कलेक्टर कर रहा है, लॉ एंड ऑर्डर जुडिशियल मजिस्ट्रेट संभाल रहा है। तो इसका काम क्या है, इसका काम ये है कि जो ऊपर अथॉरिटी है, सेंट्रल अथॉरिटी है, और जिले स्तर पे अथॉरिटी, उनके बीच में एक मध्यस्थता का काम करे बीच में, वो इसका काम है। लेकिन उतना इम्पोर्टेंट काम भी नहीं है कि अगर ये नहीं होगा तो काम चलने बंद हो जाएंगे। तो एक प्रकार से देखा जाए तो एक सप्लीमेंट्री काम कर रहा है ये, एक एडिशनल वाले काम कर रहा है कि सपोर्टिव काम है इसके, मतलब सहयोगी के काम। तो समय समय पर ये बोला गया, अंग्रेजी सरकार में भी कई सारे कमीशन आए, उन्होंने बोला कि इस पद को खत्म कर दो, कुछ ने बोला नहीं इस पद को रहने दो, ये जरूरी भी है ना। आज तो आपको पता भी होगा, आज तो आज ही पद है, कंटिन्यू है, तो कहीं ना कहीं इसकी जरूरत तो होगी होगी। मध्य प्रदेश सरकार ने आज 2025 तक इस पद को कंटिन्यू कर रखा है, विलियम बेंटिंग के जमाने से लेकर के, तो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस तो होगी। तो किस मामले में इसका जो विकास हुआ, किस तरीके से 1907 में रॉयल कमीशन बनाया गया था, ठीक है, 1907 में रॉयल कमीशन बनाया गया था फॉर डिसेंट्रलाइजेशन। इस कमीशन ने 1907 के डिसेंट्रलाइजेशन, रॉयल कमीशन फॉर डिसेंट्रलाइजेशन ने इसने सीधा बोला था, क्या बोला था कि पद की आवश्यकता अत्यंत है, पद की आवश्यकता है, अगर इस पद को खत्म कर दोगे तो ढांचा जो है ना चरमरा जाएगा, तो जरूरत है इस पद की। 1919 में, लेकिन 1919, 1935 और 1947 के जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आए या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंट एक्ट आए हैं, उनमें थोड़ा सा ये हुआ कि संवैधानिक सुधार के मामले में इस पद को लेकर के लोगों ने बहस की, डिबेट की कि इस पद को खत्म कर दो, ठीक है। तो ये रहा हमारे लिए काम का, ये है कि ये पद बना रहा, समय समय पर बना रहा, ऐसा नहीं खत्म कर दिया। हमारे लिए काम का ये है कि आजादी के बाद हमारी सरकारों ने अब फैसला क्या लिया,
सेंट्रल गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने फैसला क्या लिया कि ये कमिश्नर का पद रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए। शुरुआती समय में ये पद खत्म कर दिया, उन्मूलन कर दिया, इसको हटा दिया। जैसे कि मैं बात करूं, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान ने, कई सारे राज्यों ने पद को खत्म कर दिया, रद्द कर दिया, संभाग आयुक्त के पद को खत्म कर दिया। लेकिन अधिकांश राज्यों को समझ में आ गया कि ये पद थोड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। क्यों? क्योंकि ये बीच में जरूर मीडिएटरी का काम कर रहा है, लेकिन ये बहुत अच्छे से समन्वय कर लेता है। कुछ जिले ऐसे होते हैं जो एक दूसरे की नहीं सुनते, पड़ोसी जिले, तो उन जिलों के बीच में कोऑर्डिनेशन बैठाना है, तो जिलों के बीच में अच्छे से समन्वय करना है, तो ये पद बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। तो सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, सेकंड एआरसी, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग 2009 ने भी यही बात बोली कि अगर आपको राज्य और जिले के बीच में अच्छे समन्वय बैठाना है और जिलों जिलों के बीच में समन्वय बैठाना है, तो अपनी रिपोर्ट में संभाग आयुक्त को, इन्होंने कमिश्नर को बुलाया कि इसकी भूमिका होनी ही चाहिए, ये पद होना ही चाहिए, सिफारिश की इन्होंने। और डिस्ट्रिक्ट जो मजिस्ट्रेट है, डीएम है, इनको भी एक मार्गदर्शन मिलता रहेगा। तो ऐसे में मध्य प्रदेश ने क्या किया, मध्य प्रदेश ने बोला कि ठीक है, सही बात है, बिल्कुल। जब मध्य प्रदेश की पुनर्स्थापना हुई 1956 में, मध्य प्रदेश की पुनर्स्थापना हुई 1 नवंबर 1956 को, तो मध्य प्रदेश का जब पुनर्गठन होता है तो उसने 1 नवंबर 1956 को बोला कि हमारे राज्य में कमिश्नर का पद होगा, कंटिन्यू रहेगा। बिल्कुल, इस पद को उसने पुनः लागू कर दिया। यानी कि मध्य प्रदेश में कमिश्नर वाली प्रथा वापस से कब लागू हुई? 1 नवंबर 1956 को। बिल्कुल याद रख लो। हम किस कंक्लूजन पे आ चुके हैं कि ये पद तो बहुत पहले आ चुका था, विलियम बेंटिंग के टाइम पे 1829 में, बीच बीच में हटाने की बहस चालू हुई, लेकिन रॉयल कमीशन ने साथ में, उसके बाद भी और दूसरे कमीशन ने इसकी सिफारिश की, लेकिन बीच बीच में फिर से बहस हुई कि इसको खत्म कर दो। बाद में हमने खत्म भी कर दिया। लेकिन जब पुनर्गठन हुआ मध्य प्रदेश का और भी राज्यों का, तो उन्होंने कमिश्नर वाली प्रथा को अपना लिया। मध्य प्रदेश उनमें से एक था। उसने सबसे पहले क्या किया, मध्य प्रदेश ने अपने संभागों को बांट दिया, अपने राज्य में जिलों को संभाग स्तर पे बांट दिया। फिर क्या हुआ, वहां पे कमिश्नर की अपॉइंटमेंट हुई, और उनको जिम्मेदारी क्या दी, जिम्मेदारी मैटर करती है यहाँ पे। राजस्व का प्रशासन वही सेम जो ब्रिटिशर्स ने दिया था, वही राजस्व का प्रशासन को जिम्मेदारी सौंप दी। सामान्य प्रशासन, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, लॉ एंड ऑर्डर, ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट और डेवलपमेंट रिलेटेड जो अलग अलग फंक्शन है, मॉनिटरिंग का काम है, वो इनको सौंप दिया। तो इस तरीके से मध्य प्रदेश में जो 10 संभाग हैं, ठीक है, अब ये क्या है देखे जाते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे ये 10 संभागों के नाम बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि ये एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन कि इनमें से कौन सा संभाग है या नहीं है, इस तरीके से आपसे पूछ सकते हैं। तो ये हो गया है। अब हमारा आगे का टॉपिक क्या है, यहाँ पे एक बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से ये बताया गया है कि संभागीय प्रशासनिक संरचना क्या होती है। अब ये समझो, संभागीय प्रशासनिक संरचना यहाँ पे मध्य प्रदेश में संभागीय और विभागीय संरचना क्या है, फिर से एक बार समझना। वैसे मैं बता चुका हूँ इनिशियली, फिर से यहाँ पे समझना कि जो राज्य है मध्य प्रदेश, या राज्य है, इस राज्य को हमने कई सारे संभागों में बांटा है, ठीक है, कई सारे संभागों में बांटा है। उसके बाद हमने हर एक राज्य, हर एक संभाग को जिलों में बांटा है, ठीक है। उसके बाद हर एक संभाग को मैंने जिलों में बांटा है या फिर संभागों में, ठीक है। राज्य, एक राज्य, उस पर कई सारे संभाग हैं, तो कितने संभाग हैं? 10 संभाग हैं। मध्य प्रदेश की बात हो रही है यहाँ पे, तो एमपी राज्य की हम बात कर रहे हैं, 10 संभाग हैं और 55 जिले हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इन जिलों को आप एक मिनट, इन जिलों को आप उपखंड में बांट सकते हो, उपखंड, ठीक है। किसे बांट सकते हो? उपखंड। संभाग, एक संभाग एक प्रकार से खंड बोल सकते हो, इसको खंड भी बोल सकते हो। खंड के नीचे जिले होते हैं, ठीक है, ये वर्ड भी याद ना, खंड भी बोल सकते हो इसको, डिवीजन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिवीजन। इंग्लिश भी लिख देता हूँ यहाँ पे, डिवीजन। जिलों को आप डिस्ट्रिक्ट बोलते हो, डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, पता ही होगा। उपखंड को क्या बोलते हैं? उपखंड को बोलते हैं सब डिवीजन, सब डिवीजन, ठीक है। अब ये उपखंड जो है, इनको भी दो कैटेगरी में बांटा है, ठीक है। दो कैटेगरी कौन कौन सी? एक तो कैटेगरी यहाँ पे देखी जाती है, आ, एक कैटेगरी यहाँ पे होती है विकास के आधार पे, ठीक है। एक कैटेगरी यहाँ पे होती है विकास के आधार पे, और एक कैटेगरी होती है राजस्व के आधार पे, ठीक है। आप समझ गए यहाँ पे, विकास के आधार पे यानी डेवलपमेंटल एक कैटेगरी है, और राजस्व यानी रेवेन्यू कैटेगरी है, रेवेन्यू, ठीक है। विकास कैटेगरी में अब आप देखोगे तो यहाँ पे जो बॉडी होती है, यूनिट होती है, उसको बोलते हैं विकास खंड। क्या कहते हैं? विकास खंड।
दिख रहा होगा, ठीक है। अब राजस्व के अंतर्गत क्या होता है, देखो विकास खंड से नीचे कोई बॉडी नहीं होती है, फिर मुख्य रूप से यही होती है सबसे छोटी यूनिट विकास के आधार पे। अब इसी उपखंड को जब हमने राजस्व कैटेगरी में बांटा, तो राजस्व कैटेगरी में यहाँ पे कौन कौन देखा जाता है, यहाँ पे राजस्व कैटेगरी में आपको सबसे ऊपर एक बॉडी देखने को मिलती है, वो है तहसील, ठीक है। तहसील मिलती है आपको बॉडी देखने को, राजस्व का काम संभालती है। उसके नीचे आपको मिलती है उप तहसील, उसके नीचे उप तहसील होती है। और उसके नीचे क्या होता है, उसके नीचे गांव होता है, ग्राम, ठीक है। ये है पूरी की पूरी बेसिक, मतलब सबसे बड़ी यूनिट। अगर आप उसके ऊपर भी लिख लो तो देश हो जाएगा, सबसे ऊपर देश हो जाएगा। फिर देश, देश में सबसे सबसे ज्यादा मतलब बहुत सारे राज्य हैं, उसमें एक हमने एमपी स्टेट उठाया। एमपी स्टेट में हमने देखा 10 संभाग है, 55 जिले हैं, बहुत सारे उपखंड होंगे, बहुत सारे विकास खंड होंगे। फिर विकास के आधार पर बांटा, फिर हमने फिर राजस्व के आधार पर बांटा। विकास खंड का जो एक बेसिक यूनिट है वो है विकास खंड। राजस्व की बेसिक यूनिट 3 है, जिसमें सबसे ऊपर होती तहसील, फिर उसके नीचे होती उप तहसील, फिर उसके नीचे होती ग्राम। ये हमने क्या समझा, एक प्रशासनिक संरचना समझी एक संभागीय, संभाग के अंतर्गत। अगर मैं संभाग के अंतर्गत लिखूं तो आप यहाँ पे ये यहाँ से काउंट करना है, ठीक है, यहाँ से काउंट करोगे, क्योंकि संभागीय संरचना लिख रहे हैं तो यहाँ से उसको काउंट किया जाएगा। तो ये आप इसको ऐसे बना कर लेना, बना लेना, इसको नोट डाउन कर लेना। अब समझने वाली बात ये है कि ये जो संभाग स्तर पे जो अलग अलग संरचनाएं हमने देखी है, नीचे ऊपर से लेकर के नीचे तक, इनके अधिकारी कर्मचारी कौन होते हैं, इनके हेड कौन होते हैं। जैसे देश स्तर पे तो आपको पता है कैबिनेट सेक्रेटरी सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी, राज्य स्तर पे चीफ सेक्रेटरी सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी है। संभाग स्तर पे हम अभी देख चुके हैं, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, संभाग स्तर पे सबसे बड़ी अधिकारी होता है कमिश्नर, ठीक है, कमिश्नर होता है। उसके नीचे 55 जिले, 55 जिले यानी हर एक जिले में कौन होता है, हर एक जिले में होता है कलेक्टर, ठीक है, इसको कलेक्टर भी लिख सकते हैं या फिर डीएम, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। उपखंड यानी इसको बोलते हैं सब डिवीजन। सब डिवीजन का अधिकारी जो होता है, सुपीरियर अधिकारी, सुप्रीम हेड हेड ऑफिशियल होता है, यहाँ पे होता है एसडीएम, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, ठीक है। लेकिन अब विकास के आधार पे आप जो विकास खंड देखोगे, तो विकास खंड का होता है ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर विकास खंड अधिकारी होता है, ठीक है, विकास खंड अधिकारी कहते हैं, विकास खंड विकास अधिकारी, विकास खंड अधिकारी। अब यहाँ पे आती है राजस्व कैटेगरी। राजस्व कैटेगरी में तहसील जो होती है उसका होता है, आपको पता है, तहसीलदार, सीधी सी बात है, तहसीलदार, ठीक है। उप तहसील, उप तहसील में जो होता है उसको बोलते हैं नायब तहसीलदार, ठीक है, नायब, ठीक है, नायब तहसीलदार, आप समझ जाओगे यहाँ पे नायब तहसीलदार। ग्राम, ग्राम में कौन होता है, ग्राम में होता है सचिव, सॉरी सचिव नहीं होता, पटवारी, वो तो पंचायती राज में है। ग्राम स्तर पे जो प्रमुख राजस्व अधिकारी होता है वो होता है पटवारी। अब एक आरआई भी होता है, इसका भी समझना, जब बहुत सारे गांव मिलते हैं, जब बहुत सारे गांव मिलते हैं और बहुत सारे पटवारियों का समूह होता है, उनके ऊपर मॉनिटरिंग करना है, उनके ऊपर निगरानी रखना है, तो एक राजस्व निरीक्षक का पद बनाया जाता है। तो बहुत सारे पटवारियों का निरीक्षण करने के लिए हमने क्या बनाते हैं, आरआई, है ना, जो कि नायब तहसीलदार से छोटा पद है, नायब तहसीलदार से छोटा पद है और पटवारी से बड़ा पद है, यानी कि नायब तहसीलदार और पटवारी के बीच का जो पद होता है उसको बोलते हैं आरआई, रेवेन्यू इंस्पेक्टर, ठीक है। तो इस तरीके से पूरी की पूरी संरचना देखी जाती है, जो कि मैं पिछली स्लाइड में आपको यहाँ पे दिखा चुका हूँ। आप इसको क्या करना है, एक बार स्क्रीनशॉट लेकर के सेव कर लेना, तो आपको हेल्पफुल रहेगा, या फिर अपने कॉपी या नोट्स में नोट डाउन कर लेना। अच्छा, एक बात और है, जिसको भी सिस्टमेटिक ढंग से ये चीज जो मैं बता रहा हूँ, कोई भी लेक्चर ले रहा हूँ, कोई भी मास्टर क्लास ले रहा हूँ, उसके नोट्स बनाते जाओ। ये बहुत बड़ी सलाह है, क्योंकि इसलिए आप रिवीजन करते हुए पूरा वीडियो थोड़ी देखोगे, आप नोट्स रिवाइज कर लोगे, ठीक है, आपका टाइम बचेगा। तो इसलिए नोट्स वगैरह बनाना जरूरी है, वो एक डेडिकेटेड क्लासेस है। तो ये हम देख चुके हैं, एक प्रकार से संभाग देखा, उसका हेड है संभाग आयुक्त, जिला जिलाधिकारी, उपखंड यानी उपखंड अधिकारी, जिसको हम सब डिविजनल ऑफिसर बोलते हैं यहाँ पे, ये भी सामान्य प्रशासन के अंतर्गत आता है। विकास खंड का विकास खंड अधिकारी, बीडीओ कहते हैं इसको, ये एसडीएम हो जाएगा यहाँ पे। देखो, उपखंड अधिकारी को सब डिविजनल मजिस्ट्रेट यानी एसडीओ भी बोल सकते हैं, एसडीएम, जनरली हमारे मध्य प्रदेश में एसडीएम वर्ड यूज होता है। विकास खंड का बीडीओ होता है, तहसील का तहसीलदार होता है, उप तहसील का नायब तहसीलदार और ग्राम का पटवारी, ठीक है। ग्राम और इसके बीच में क्या होता है आपको पता है, नायब तहसीलदार के बीच में आरआई होता है,
ठीक है। अब यहाँ पे भी आप ये देखना कि ये जो तहसीलदार, नायब तहसीलदार, पटवारी, ये तीनों किस कैटेगरी के हैं, किस दृष्टि से, किस अप्रोच में इनको डिवाइड किया गया, राजस्व की दृष्टि से। जैसे मैं इस वाली यहाँ पे बता चुका था। और बाकी विकास प्रशासन की दृष्टि से यहाँ पे विकासखंड अधिकारी को डिवाइड किया गया। तो एक प्रकार से सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा पद है संभागायुक्त, तो उसके नीचे जिलाधीश, फिर उसके नीचे है उपखंड अधिकारी, एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, पटवारी। पटवारी से ऊपर थोड़ा सा यहाँ पे आरआई होता है, या फिर साथ में लिखा है ये, ठीक है, बाकी ऊपर होता है वो। अब आता है नियुक्ति, ठीक है। अब समझो नियुक्ति कैसे होती है, इस पद पर नियुक्ति कैसे होती है। अब अगर आपको कमिश्नर बनना है तो नियुक्त कैसे होगे। सबसे पहले ये समझो कि नियुक्ति के लिए कौन प्रक्रिया अपना सकते हो आप, कौन सी प्रक्रिया अपना सकते हो। देखो, वरिष्ठ आईएएस ऑफिसर, पहली कंडीशन तो यही है कि वरिष्ठ आईएएस ऑफिसर हो आप, तभी आपको यहाँ पे प्रेफरेंस दी जाएगी, आपको संदर्भित किया जाएगा, आपको महत्व दिया जाएगा। यार आईएएस ऑफिसर हो तभी तो कमिश्नर वाली, जो ऑल इंडिया सर्विसेज वाली कैटेगरी में आप आओगे। आईएएस और आईपीएस ये भारत की दो ऑल इंडिया सर्विसेज की कैटेगरी वाली पोस्ट या सर्विसेज, ठीक है। उसके बाद कोई भी ऐसी पोस्ट अभी तक नहीं बनाई हमारी सरकार के द्वारा, ठीक है, आईएएस और आईपीएस। तो आईएएस अधिकारी हमेशा क्या बनता है, ज्यादातर बनाया जाता है किसको, संभाग आयुक्त बनाया जाता है, जो एक अनुभवी हो। अब ऐसा भी नहीं है कि सीधा यूपीएससी दिया आईएएस बन गए और सीधा कमिश्नर बना दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। आप एक अनुभवी होने चाहिए, अनुभवी। तो अगर स्टेटमेंट लिखा आ जाए कि पदोन्नति, या फिर जो संभाग की आयुक्त संभाग आयुक्त की अगर नियुक्ति होती है तो वो सीधी भर्ती होती है या फिर पदोन्नति होती है, तो बिल्कुल टिक करोगे क्या, पदोन्नति के माध्यम से नियुक्ति होती है, ना कि सीधी भर्ती। आप बहुत सारा टाइम जिलों में कलेक्टर के रूप में बिताओगे, एसडीएम के रूप में बिताओगे, फिर आपको जाकर के अनुभव जब मिल जाएगा तो आपको संभाग की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। इसके लिए आपको क्या, शुरुआती स्तर पे आपको यूपीएससी परीक्षा देना पड़ेगा, आईएएस बनना पड़ेगा। यूपीएससी की भर्ती अब सीधी भर्ती हो जाएगी अखिल भारतीय सेवा के अखिल भारतीय परीक्षा के माध्यम से। या फिर आप राज्य कैडर में जब नियुक्त हो जाओगे, जब आप बहुत सारे मध्य प्रदेश जैसे मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में आप कलेक्टर के पद के अनुभव प्राप्त कर लोगे, विभिन्न पदों पर आप जब काम कर लोगे, फिर जब कलेक्टर के रूप में आपको अनुभव भी हो जाएगा, बहुत सारा अनुभव भी हो जाएगा, तब फिर इस अनुभव का यूज करते हुए आपको क्या किया जाएगा, यहाँ पे पदोन्नत किया जाएगा, यानी कि क्या किया जाएगा, प्रमोट किया जाएगा और फिर आपकी नियुक्ति हो जाएगी। प्रमोट किया जाएगा, फिर आपकी नियुक्ति हो जाएगी और फिर आपको संभाग आयुक्त बना दिया जाएगा। और इसकी नियुक्ति सीधी भर्ती से नहीं होती है, याद रखो। एक जिलाधीश की नियुक्ति सीधी भर्ती से हो जाती है, लेकिन कभी भी आयुक्त की भर्ती सीधी भर्ती से नहीं होती है। जैसे कि हमने पढ़ा ना, मुख्य सचिव की कभी भर्ती सीधी भर्ती नहीं होती है, कोई पदोन्नत होकर जाता है। सचिव भी ऐसे ही है, वैसे ही संभाग का आयुक्त भी वैसे ही है कि उसकी भी नियुक्ति पदोन्नति के माध्यम से होती है, प्रमोशन के माध्यम से होती है, वो प्रमोट होके जाता है इस पद पे। वरिष्ठता, देखो ये तो बेसिक कंडीशन है कि सीनियोरिटी और आपका परफॉर्मेंस कैसा रहा है, आपकी सीनियोरिटी कैसी है, सीनियर हो उस राज्य के कैडर में कि नहीं हो। 5-6 जिलों का आपको जिम्मेदारी सौंपी जा रही है कमिश्नर के रूप में, तो आपने इतने सारे जिलों का आपको जिम्मेदारी देना है, तो मतलब अनुभव तो देखना पड़ेगा ना, आपकी परफॉर्मेंस कितनी अच्छी रही है। बेटर परफॉर्मेंस वाले व्यक्ति को, और जिसकी सीनियोरिटी अच्छी खासी है, उसको पदोन्नत करके हम क्या कर देते हैं, उसका सेवा रिकॉर्ड देख करके उसको यहाँ पे नियुक्त कर देते हैं। ये कंडीशंस हैं, ठीक है। तो एक प्रकार से हमने क्या देख लिया, ये समझ लिया कि इसकी नियुक्ति की प्रक्रिया कैसी है। सबसे पहले ये देखा जाता है कि आपकी नियुक्ति जो होगी ना, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं होगा आपका, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, ठीक है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बिल्कुल नहीं होगा। यानी कि दूसरा ऑप्शन फिर क्या है आपके पास, प्रमोशन। आप प्रमोट, पहले छोटी भर्ती लो, छोटी कोई पोस्ट लो, फिर उसके बाद आपका प्रमोशन होगा, फिर आप कमिश्नर बनोगे, यानी कि प्रमोशन के माध्यम से। कैसे बनोगे, उसके पहले आपको एक पद प्राप्त करना पड़ेगा, कलेक्टर का या डीएम का। और वो पद जो है ना, वो आईएएस के बाद ही आपको मिल सकता है, या आईएएस होने चाहिए आप। तो आईएएस के रूप में आपने जब ये पद प्राप्त किया है, तभी आप कमिश्नर बन सकते हो, वो भी प्रमोशन के माध्यम से। और इसमें कंडीशन क्या रखी जाती है, प्रमोशन के लिए भी कंडीशन रखी जाती है, दो कंडीशन सबसे महत्वपूर्ण है। एक तो देखो, दो कंडीशन सबसे महत्वपूर्ण, एक तो सीनियोरिटी, आप उस राज्य की कैडर में बहुत अच्छे सीनियर अधिकारी होना चाहिए, सीनियोरिटी। और दूसरा है आपका परफॉर्मेंस, आपका सर्विस रिकॉर्ड, सर्विस रिकॉर्ड, आप परफॉर्मेंस बोल दो या सर्विस रिकॉर्ड बोल दो, तो ये दोनों कंडीशन आपकी क्या है, फुलफिल होना चाहिए, तभी आपको उस राज्य में किसी भी संभाग का
कमिश्नर बनाया जाएगा। अब हम समझते हैं कि इस कमिश्नर के काम क्या क्या होते हैं, इसकी पावर्स क्या है। देखो काम और पावर्स में ज्यादा अंतर नहीं है, जो काम करेगा वो एक प्रकार से पावर को ही तो डिनोट करती है यहाँ पे। जो काम अगर कोई व्यक्ति करता है तो वो पावर ही तो है एक प्रकार से। तो देखो कंट्रोल एंड, मैं थोड़ा सा क्या है यहाँ पे ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, काफी हद तक चीजें आपको पता है, तो इंस्टेंट इसको हम क्या कर लेते हैं, रीड आउट कर लेते हैं। और काफी हद तक देखो ये चीजें क्या है, याद करने वाली है, और कुछ ऐसा लगेगा तो हम उसको एक्सप्लेन यहाँ पे कर लेंगे। तो मैं फटाफट आपको यहाँ पे समझा देता हूँ कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अब ये थोड़ा सा नोटिस करना कि जो इंग्लिश वाली टर्म है ना, जानबूझकर ने पहले लिखी है, हिंदी वाली टर्म थोड़ा कम ही लिखी है, क्योंकि वो यूनिक टर्म्स है, वो आपको प्रशासनिक शब्दावली में वही याद रखनी है। तो एक तो ये कंट्रोल भी करता है, कोऑर्डिनेशन भी करता है, कहाँ पे, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, यानी कि कलेक्टर्स को। ये उस जिले के कलेक्टर्स में या अलग अलग जिलों के कलेक्टर्स में, जैसे छतरपुर की मैं बात करूं, मध्य प्रदेश में छतरपुर जो जिला है, मध्य प्रदेश में जो पन्ना जिला है, मध्य प्रदेश में जो छतरपुर जिला है, पन्ना जिला है, सागर जिला है, सागर जिला है ये, टीकमगढ़ जिला है, निवाड़ी जिला है, ठीक है। तो ऐसे 5 जिलों का एक क्या बनाया गया है, कमिश्नर बनाया गया है। और ये कमिश्नर का जो ऑफिस है वो कहाँ पे है, सागर में है। यहाँ पे इसका ऑफिस बनाया गया है, यहाँ पे कमिश्नर बैठाया गया है। तो अल्टीमेटली कर क्या रहा है ये, क्यों बनाया, ये इन 5 जिलों में कोऑर्डिनेशन कर रहा है, 5 जिलों के अधिकारियों के बीच में कोऑर्डिनेशन कर रहा है, ठीक है। इनके बीच में एक समन्वय बैठा रहा है, कंट्रोल कर रहा है इनको, इनको दिशा निर्देश दे रहा है। जो कमिश्नर को सचिव से प्राप्त हुए ना, सीएस चीफ सेक्रेटरी से उसको जो दिशा निर्देश प्राप्त हुए ना, कमिश्नर इनको क्या कर रहा है, अलग अलग जिलों में भेज रहा है कि तुम ये करो, तुम ये करो, तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें ये करना चाहिए। सबको जिम्मेदारी उनकी क्या है बता रहा है वो। फिर उसके बाद है कंट्रोल, डायरेक्शन एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ द वर्क ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का भी करता है और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स का भी करता है। विद इन द डिवीजन, अपने डिवीजन में ही करेगा, ऐसा नहीं कि सागर का कलेक्ट कमिश्नर है तो वो रीवा की कमिश्नर का भी कंट्रोल कोऑर्डिनेशन करने लग जाए, ठीक है। डिमांडिंग पीरियोडिक रिपोर्ट, पीरियोडिक रिपोर्ट मंगाएगा, देखो भाई इस जिले के कलेक्टर ने ये काम किया है, बताओ जरा कितना काम किया तुमने, हमने ये तुम्हें बोला था, ये लाडली बहना योजना में इतनी इतनी महिलाओं की क्या है भागीदारी होनी चाहिए थी तुम्हारे जिले में, है ना, या फिर इतनी इतनी लोगों को आवास योजना की तरह अंतर्गत हितग्राही बनाना था तुम्हें अपने जिले के अंतर्गत, अभी तक क्यों नहीं हुआ वो सब। तो ये डिमांडिंग पीरियोडिक रिपोर्ट मंगाता है, अकाउंट्स देखता है। गाइडिंग दिस ऑफिशियल, अपने अंतर्गत जो अलग अलग ऑफिशियल्स होते हैं उनको गाइड भी करता है। एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस, प्रशासनिक जो अलग अलग कार्य होते हैं वो भी निभाता है वो। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव अलग अलग जो एक्टिविटीज हो रही हैं जिले स्तर पे, संभाग स्तर पे, उनको भी मॉनिटर करता है कि कौन सी एक्टिविटीज हो रही हैं। और हियरिंग कंप्लेंट, शिकायतों को भी सुनता है। जैसे हमने पढ़ा था ना कि उसके पास एक लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की भी पावर है, कानून व्यवस्था को मेंटेन करने की पावर है। तो कोई भी संभाग का जो कमिश्नर होगा वो कोशिश करेगा ना कि उसके जिले, उनके अंतर्गत जो भी जिले हैं लॉ एंड ऑर्डर बना रहे हैं, तो वो टाइम टू टाइम क्या करेगा, लॉ एंड ऑर्डर की रिपोर्ट लेगा, साथ में ये भी कहेगा, बोलेगा हर एक जिले के कलेक्टर को कि देखो तुमने यहाँ पे ये काम किया है और वहाँ पे ये शिकायतें आई हैं तो उनको ठीक करो, ठीक है। कंप्लेंट्स पे उनसे रिलेटेड जो एडमिनिस्ट्रेटिव इरेगुलरिटीज है कि तुमने ये जिले में ये शिकायतें ये नहीं सुनी है तो इससे ये इरेगुलरिटी फैल गई है, तो अनियमितता को दूर करो फटाफट, आदेश देगा। उसके बाद चेकिंग रेगुलर रिपोर्ट्स, रिपोर्ट्स को लगातार चेक करता है टाइमली। देखो वीकली, मंथली, है ना, हाफ ईयरली और एनुअली, हर एक रिपोर्ट इसके पास जाती है कि ये जो काम हो रहे हैं जिलों में वो सिस्टमेटिक हो रहे हैं, और खासतौर पर रेवेन्यू केसेस तो जाते ही जाते हैं। और दूसरा सबसे बड़ा एक पॉइंट यहाँ पे लिखा है रेवेन्यू में, जैसे एक रेवेन्यू मतलब क्या होता है, जमीन से जुड़े हुए अलग अलग जो रेवेन्यू मामले होते हैं, जमीन किसके पास है, जमीन में कितना क्या अभी वो हो रहा है, मतलब कौन उसका मालिकाना हक है और कौन उसका लगाना भी दे रहा है सरकार को। तो एक प्रकार से इसके पास पूरे डेटाज होते हैं। तहसील के अंदर भी यही सब होता है, आपको पता है, उसमें सबसे बड़ा जो अधिकारी होता है कमिश्नर ही होता है। तो रेवेन्यू केसेस ये हैंडल करता है। और रेवेन्यू में एक पॉइंट ये है कि डिमार्केशन लॉस, लैंड डिमार्केशन लॉस, क्या लिखा है, लैंड डिमार्केशन लॉस, यानी भूमि हदबंदी करना चाहिए। हदबंदी क्या होता है, हदबंदी एक प्रकार से भूमि सुधार होता है। क्या होता है, लैंड रिफॉर्म है एक। जब हमारे भारत में लैंड रिफॉर्म हुए थे 1951 में, तो लैंड रिफॉर्म के अंतर्गत हदबंदी, चकबंदी, ये कई सारी चीजें अपनाई गई थी समय के साथ साथ। तो हदबंदी मतलब ये होता है कि किसी व्यक्ति के पास एक्सेसिव लैंड है, हद से ज्यादा जमीन है उसके पास, तो हद से ज्यादा जमीन को कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए उसकी जमीन को सरकार अपने अंडर में ले लेती है, सीज कर लेती है कि एक लिमिटेड, अब किसी के पास 1000 एकड़ जमीन है, जरूरत भी नहीं है,
उसका इतना बड़ा फैमिली स्ट्रक्चर भी नहीं है कि उसके पास इतनी जमीन होना चाहिए, है ना। तो यही तो लैंड रिफॉर्म है, 1000 एकड़ एक व्यक्ति उस पर मालिकाना हक एकाधिकार जमा रहा है, तो उसको क्या करो, एक लिमिटेड सर्टेन अमाउंट ऑफ जो लैंड है उसको दे दो, बाकी की जमीन को क्या करो आप गरीबों में बांट दो। वो एक जो तरीका होता है डिमार्केशन होता है वो करना है यहाँ पे होता है। अब जमीन का मतलब ये नहीं होता है जमीन को उठा के उधर से किसी को बांट दिया। अब जमीन ऐसी तो है नहीं, जमीन में क्या होता है, जमीन में होता है कि वो एक अचल संपत्ति है, तो जमीन के टुकड़े बटेंगे वहीं पे, वो वहीं होगी, तो उस पर मालिकाना हक दिया जाएगा अलग अलग। तो वहीं बाड़ेबंदी होगी, बाड़ेबंदी मतलब उस पर सीमाएं बनाई जाएंगी, रेखाएं बनाई जाएंगी, इतनी जमीन उसकी है, इतनी जमीन इसकी है, तो वहां पे क्या होता है हदबंदी यानी डीमार्केशन होता है, मार्क मार्क किए जाते हैं वहां पे, ठीक है। लैंड मैनेजमेंट एंड रेवेन्यू कलेक्शन, ठीक है, ये भी करता है। ओवरसीइंग द रिकॉर्ड्स मैनेजमेंट, जो भूमि से रिलेटेड अलग अलग रिकॉर्ड्स है उनको भी देखता है, ये उनको भी मैनेज करता है। मॉनिटरिंग रेवेन्यू कलेक्शन, राजस्व संग्रह की निगरानी करता है विद इन द डिवीजन, डिवीजन के अंदर ही करेगा, सीधी सी बात है। इंप्रूव एफिशिएंसी, हर एक जिले में जो वो है गतिविधियां एफिशिएंट तरीके से हो रही कि नहीं हो रही वो सब भी देखता है। कोऑर्डिनेशन विद अदर डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन भी जरूरी है। जैसे जिले के स्तर पे बहुत सारे डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं, परिवहन जिले का आरटीओ ऑफिस भी है, जिलों में शिक्षा विभाग भी काम कर रहा है, जैसे डीईओ है, जिला शिक्षा अधिकारी भी है। अब इतने सारे अधिकारियों को मैनेज कौन कर रहा है, कलेक्टर कर रहा है। इनके बीच में कोऑर्डिनेशन कौन कर रहा है, कलेक्टर कर रहा है हर एक जिले के अंदर। और जिले में भी क्या है, जिले स्तर पे हर एक के बीच में, हर एक जिले के कलेक्टर के बीच में कोऑर्डिनेशन कौन कर रहा है, तो कमिश्नर कर रहा है। तो उसको अगर इंफॉर्मेशन चाहिए है कि इस जिले में ये विभाग किस तरीके से काम कर रही, कोऑर्डिनेट इनके बीच में हो रहा है ठीक से नहीं हो रहा है, तो वो भी वो जिम्मेदारी क्या है अपने अंडर में ले सकता है और बोल सकता है वहाँ पे कलेक्टर को। और राज्य स्तर पे तो है ही कोऑर्डिनेशन का काम करना उसका। कोऑर्डिनेटिंग एक्टिविटीज, गतिविधियों का भी समन्वय करना, वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड डिवीजन लेवल, ठीक है। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है फैसिलिटेटिंग इंटर डिपार्टमेंटल कॉपरेशन, अंतर विभागीय सहयोग को सुगम बनाना उसको, ठीक है। काफी हद तक सिमिलर पॉइंट ही है, ज्यादातर में एक जैसी बातें लिखी हैं, आप समझ ही गए होगे, ज्यादा अंतर नहीं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इसको फटाफट कर लेते हैं अपन। बहुत सारी स्कीम योजनाएं होती है, उनको भी ये क्या करता है, मॉनिटर करता है कि योजना इंप्लीमेंट हो रही है कि नहीं हो रही है। जैसे मैंने बताया ना, आवास योजना के अंतर्गत अगर इतने हितग्राहियों को टारगेट बनाया था सरकार ने कि इस जिले से इतने हितग्राहियों को हमें क्या करना है, लाभान्वित करना है, तो क्या उतने जिले के उस जिले के उतने लोगों को लाभान्वित किया गया कि नहीं किया गया, यानी इम्प्लीमेंट हुई है वो स्कीम की नहीं हुई है, तो वो भी क्या करेगा यहाँ पे मॉनिटर करेगा ये कमिश्नर। इम्प्लीमेंटेशन, मॉनिटरिंग द इम्प्लीमेंटेशन गवर्नमेंट स्कीम्स, सेंट्रल एंड स्टेट लेवल स्कीम्स, ठीक है, वो किसी भी स्तर की स्कीम्स हो सकती है। बेनिफिट दीज स्कीम रीच द इंटेंडेड बेनिफिशियरीज, उन तक वो लाभार्थियों तक, वो लक्षित लाभार्थियों तक वो लाभ पहुंचना चाहिए, योजना का लाभ पहुंचना चाहिए। सोशल हार्मनी, सामाजिक सद्भाव भी बढ़ावा देना, टेकिंग इनिशिएटिव प्रमोट सोशल हार्मनी एंड कम्युनल एमिटी विद इन द डिवीजन, मीडिएटिंग रिजॉल्विंग डिस्प्यूट, डिस्प्यूट खत्म करना है, इसलिए इसके पास लॉ एंड ऑर्डर की भी पावर है, आपको मैं बता चुका हूँ। मेंटेनिंग पीस एंड ऑर्डर, देखो अब बात वही आ गई, लॉ एंड ऑर्डर की पावर भी है। अगर इन केस आपसे क्वेश्चन पूछ लिया क्या कमिश्नर को लॉ एंड ऑर्डर की पावर है, बिल्कुल है, वो मतलब एक कोऑर्डिनेशन करने के लिए अलग अलग जिलों में, अलग अलग विभागों में ये पीस और एक नॉन वायलेंस और जो इश्यूज है, डिस्प्यूट है, उनको रिजॉल्व करने के लिए ये क्या कर सकता है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर सकता है। मेंटेनिंग कॉन्टैक्ट विद इन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड पुलिस ऑफिसर्स, गिविंग देम डायरेक्शंस, उनको दिशा निर्देश दे सकता है कि देखो भाई यहाँ पे ये कदम उठाओ तो आपको ये यहाँ पे जो लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो चुका है उसको ठीक कर सकते हो। टेकिंग नेसेसरी स्टेप, और बाकी के वो क्या है कदम उठाता है अपने स्तर पे। अब क्या है, देखो डीलिंग इमरजेंसी सिचुएशन, आकस्मिक परिस्थितियां कब होती हैं, जब डिजास्टर आती है। आकस्मिक परिस्थितियां कब होती हैं, जब डिजास्टर आती है, डिजास्टर कभी बोल के नहीं आती है, ठीक है, कि अब डिजास्टर आने वाला है। जैसे सूखा, मध्य प्रदेश में कॉमन डिजास्टर है सूखा, मध्य प्रदेश में कॉमन डिजास्टर ओलावृष्टि, मध्य प्रदेश में कॉमन डिजास्टर क्या है, बाढ़ तो रेयर एरियाज में ही आती है, जैसे कि कुछ नर्मदा घाटी के एरियाज में, चंबल वाले रीजन में, बाकी बाढ़ वगैरह की समस्या नहीं है मध्य प्रदेश में। और क्या हो सकती है, मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी समस्या है सूखा और अनुपजाऊ स्थिति होना, जंगल कटना भी एक समस्या, आपदा के रूप में देख सकते हो, जलवायु परिवर्तन तो है ही एक आपदा। तो ऐसे में ये क्या है, कदम उठाए जा सकते हैं, इनके अंडर कमिश्नर के अंडर वो पॉलिसीज बना सकते हैं वो। मेकिंग इमरजेंसी विजिट्स, आकस्मिक दौरे भी करता है, गिविंग इंस्ट्रक्शन, दिशा निर्देश देता है,
जैसे सूखा वगैरह की आपको मैं बता चुका हूँ, सूखा, बाढ़, महामारी वगैरह, और सांप्रदायिक दंगे के मामले में ये दौरे वगैरह कर सकता है। और वेलफेयर एक्टिविटीज में भी ये अपनी भागीदारी निभा सकते हैं। मॉनिटरिंग द प्रोग्राम्स फॉर ओवरऑल डेवलपमेंट ये भी कर सकता है ये। इंश्योरिंग द सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेलफेयर स्कीम, ये बात ये भी हो चुकी, चाहे वो किसी भी लेवल पे हो, चाहे महिलाओं के लेवल पे हो, चाहे बच्चों के लेवल पे हो, चाहे जाति जनजाति लेवल पे हो, विकलांग लेवल पे हो, सभी के लिए ये इंश्योर करता है। कलेक्टिंग स्टैटिस्टिकल डाटा, सांख्यिकी आंकड़ों को ये कलेक्ट करना डिवीजन स्तर पे। कहते हैं सेंडिंग रेवेन्यू रिलेटेड रिपोर्ट्स, ठीक है, ये भी हो सकता है। विशेष शस्त्र लाइसेंस, ये भी देख सकते हो आप। इश्यूइंग स्पेशल वेपन लाइसेंस, ये भी इसको प्राप्त होती है शक्ति, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर वाली चीज ये संभाल रहा है। देखो वैसे तो ये डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को पास पावर होती है, लेकिन ये भी पावर रखता है ये लाइसेंस वगैरह को लेकर के। के बाद है इंस्पेक्टिंग द ऑफिस, कार्यालयों का निरीक्षण करना है, जैसे तहसील की कब, जैसे सडनली है ना, आकस्मिक रूप से किसका दौरा कर लिया, तहसील का दौरा कर लिया किसी को बिना बताए, जिले का दौरा कर लिया बिना बताए, तो उसे एक्चुअल में समझ में आ जाता है कि ये किस तरीके से यहाँ पे काम हो रहा है। डिस्ट्रिक्ट डिवीजन तहसील का एक क्या करना, निरीक्षण करना, औचक निरीक्षण जिसको आप कह सकते हो। हियरिंग अपील्स, अपीलें सुनना, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स रेवेन्यू केसेस को सुनना, ठीक है, इन प्रकरणों की जांच वगैरह पे भी उसको शक्ति प्राप्त है। राइटिंग कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स, गोपनीय रिपोर्ट भी ये लिख सकता है और उस पे राज्य सरकार को अवगत करा सकता है। अपने नीचे जो भी कलेक्टर है, कमिश्नर के नीचे जो कलेक्टर्स हैं, अगर वो अच्छी गतिविधियां नहीं कर रहे हैं, जो सरकार के अनुसार दिशा निर्देशों को पालन नहीं कर रहे हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, एक कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट बना सकते हैं उसके खिलाफ और सरकार को भेज सकते हैं, सचिव को भेज सकते हैं। और लास्ट यहाँ पे एक पॉइंट और है कि संभाग आयुक्त से जुड़ी हुई आलोचना है। कमियां क्या क्या है इस पद में? इस पद में कुछ डीमेरिट्स भी हैं। कमिश्नर का पद कुछ मामलों में लूप होल्स भी रखता है, जैसे कि राजनीतिक हस्तक्षेप के रूप में इसको देख सकते हो आप, है ना। यहाँ पे क्या है, एक तो इस पद को थोड़ा सा आजादी नहीं है, उतनी खुली छूट नहीं है, ये उतना खुल के काम नहीं कर पाता है। ऊपर से स्टेट गवर्नमेंट का प्रेशर और नीचे से जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, ये तो अपने जिलों के राजा होते हैं, तो ये भी खुल के अपना जो वो है क्या कहते हैं, जिम्मेदारी निभाने का काम है, वो नहीं कर पाते हैं। और इसके ऊपर प्रेशर बहुत होता है संभाग आयुक्त के ऊपर, तो ये कुछ पॉलिटिकल प्रेशर इतना ज्यादा होने से खुल के काम नहीं कर पाता, मतलब ऑटोनोमस तरीके से काम नहीं करता है। ऑब्स्ट्रक्शन इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग ड्यू टू द पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। ट्रांसफर को लेकर के भी एक समस्या है कि योजनाओं की अस्थिरता और प्रशासनिक निरंतरता में कमी, ठीक है, ये भी एक है। कई मामलों में मैंने देखा है कि कमिश्नर्स के पदों को उतना हाईलाइट नहीं किया जाता। इवन जैसे आपने देखा होगा कि इकट्ठे 2-3 जिलों के अगर ट्रांसफर हो जाते हैं ना किसी कलेक्टर के, तो पूरे मीडिया में आ जाता है कि यार हाँ ये ट्रांसफर हुआ है ये वो, लेकिन कमिश्नर्स के पदों को उतना महत्व नहीं दिया जाता है, जबकि वो कलेक्टर से बड़े पद हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं दिया जाता है। और वहाँ पे एक तो ये भी है कि ट्रांसफर इतने होते भी नहीं है ज़्यादा, इनके पदों पे स्थायित्व देखा जाता है इनके। तो ये क्या है यहाँ पे, इंस्टेबिलिटी इन प्लान्स एंड लैक ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कंटिन्यूटी ड्यू टू द फ्रिक्वेंट ट्रांसफर। फ्रिक्वेंट ट्रांसफर कभी कभार ऐसा भी होता है, कुछ कुछ एरियाज में फ्रिक्वेंट ट्रांसफर उतने ज्यादा होते हैं जिस वजह से वहाँ पे जो योजनाएं क्रियान्वित करने के कोई मूड में आता है कमिश्नर, तो तब तक उसका ट्रांसफर भी हो जाता है। ट्रांसफर की एक गलत तरीके से अगर ट्रांसफर होता है, गलत इंटेंशन से, पॉलिटिकल इंटेंशन से, तो वो नुकसानदायक होता है, ठीक है। पॉजिटिव इंटेंशन से भी ट्रांसफर होता है, कहीं ना कहीं करप्शन रोकने के लिए भी होता है, इसलिए जरूरी होता है। सहयोग का अभाव, कार्यों के निष्पादन में बाधा, लेक ऑफ कोऑपरेशन हैम्पर्स एग्जीक्यूशन ऑफ टास्क। मैं बता चुका हूँ कि अलग अलग जिलों के जो कलेक्टर्स होते हैं ना, वो बहुत मामलों में कोऑपरेशन नहीं करते हैं कमिश्नर का, तो कमिश्नर को कहीं ना कहीं उतनी पावर भी नहीं होती कि खुल के कार्रवाई कर सके। काफी तक कर लेता है लेकिन उतनी भी नहीं होती, सचिव के पास ज्यादा पावर होती है इस मामले में, तो सहयोग उसको कम मिल पाता है। ऐसे में ये पद क्या है, ना कहीं ज्यादा एफिशिएंट तरीके से काम नहीं कर पाता, अत्यधिक काम इसके ऊपर होता है, एक्सेसिव वर्कलोड बहुत है इसके ऊपर, ठीक है, क्योंकि 5-5 6 जिले संभाल रहा है, उसकी हर एक जिम्मेदारी इसके पास होती है। अनुमति में विलंब, ठीक है, यहाँ पे त्वरित निर्णय में थोड़ा सा रुकावट होती है, इस वजह से डिले इन डिसीजन मेकिंग ड्यू टू द मल्टीपल लेयर्स ऑफ अप्रूवल्स। इतनी लेयर बना दी है हमने, जैसे अब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के ऊपर एक कमिश्नर, कमिश्नर के ऊपर है फिर सेक्रेटरी, सेक्रेटरी के ऊपर चीफ सेक्रेटरी, उसके ऊपर भी फिर मुख्यमंत्री, फिर उसके ऊपर भी मतलब राज्यपाल का पद भी है। तो अल्टीमेटली राज्यपाल के साइन के बिना फिर वो इम्प्लीमेंट ही नहीं हो सकती वो चीज, इतनी सारी लेयर्स पे काम करना थोड़ा सा मुश्किल है।
रुकावट का काम ये करता है ज़्यादा। लास्ट यहाँ पे है कि विकासात्मक कार्यों पर कम ध्यान, विकासात्मक कार्यों पर बहुत कम ध्यान, स्लोवर डेवलपमेंट ड्यू टू द लेसर फोकस ऑन डेवलपमेंटल एक्टिविटीज। ठीक है, पॉलिटिकल पद, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, सॉरी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, इन्फ्लुएंस और पॉलिटिकल जो एक्टिविटीज है, प्रेशर है, उस वजह से ये खुल के काम नहीं कर पाता, ऑटोनोमस तरीके से काम नहीं कर पाता, और डेवलपमेंट कॉम्प्रोमाइज हो जाता है वहाँ पे। क्या कॉम्प्रोमाइज हो जाता है? डेवलपमेंट कॉम्प्रोमाइज होता है पब्लिक का। और इस तरीके से ये जो पद है ना, अपने काफी हद तक कोशिश करता है कि जिम्मेदारियां पूरी करते, बट काफी हद तक पूरी नहीं भी कर पाता है, तो कुछ आलोचनाएं भी देखने को मिलती हैं। तो ये हमारा यहाँ पे डिस्कशन पूरा हो जाता है। और किस तरीके से ये पद अस्तित्व में आता है, किस तरीके से मध्य प्रदेश में विकसित हुआ, और किस तरीके से अलग अलग इनके इस पद पे नियुक्ति होती है, अलग अलग स्टेप बाय स्टेप हमने वो सब देख लिया है। इनिशियली मैंने क्या क्या बताया आपको कि ये पद किस तरीके से एग्जिस्ट करता है, देश स्तर पे, फिर उसके नीचे राज्य स्तर, राज्य स्तर फिर कई सारी डिवीजन में बटा होता है। मध्य प्रदेश में 10 डिवीजन है, उसके अंतर्गत 55 जिले हैं। डिवीजन के अंतर्गत बहुत सारे क्या होते हैं, जिले होते हैं, मतलब 5-6, किसी में 10, किसी में 9 है ना, ऐसे है। मध्य प्रदेश में जबलपुर संभाग में क्या है, 9 जिले हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ा क्या है, क्षेत्रफल आधार पे संभाग माना जाता है ये। इसके बाद अगर मैं बोलूँ आपसे कि संभाग को जिलों में बांटा है, जिलों को उपखंड में बांटा है, यानी सब डिवीजन में बांटा है। विकास स्तर पे अगर आप देखो तो बीडीओ उसको संभालता है, विकास खंड को। अगर राजस्व स्तर पे आप बोलोगे तो तहसीलदार संभालता है तहसील को। उसके नीचे उप तहसील होती है, उसको नायब तहसीलदार संभालता है। उसके नीचे फिर क्या होता है, आरआई होता है, राजस्व निरीक्षक। उसके नीचे फिर ग्राम स्तर पे क्या होता है, पटवारी होता है। इस तरीके से पूरा प्रशासनिक ढांचा काम करता है। अगर अब उसके नीचे आप जाओगे तो फिर आपको क्या मिलेगा, उसके नीचे मतलब उसके बाद आप आगे बढ़ोगे तो आपको क्या मिलेगा कि कैसे इस पद की शुरुआत हुई। ब्रिटिशर्स के टाइम पे 1829 में विलियम बेंटिक इस पद को लेकर के आता है। और किस रूप में लेकर के आता है, वो आता है एक रेवेन्यू एंड सर्किट डिवीजन के पद के रूप में, रेवेन्यू एंड सर्किट कमिश्नर के पद के रूप में, रेवेन्यू एंड सर्किट कमिश्नर पद के रूप में लेके आता है। उस टाइम पे ये पद का नाम था। और फिर वो पद क्या है, धीरे धीरे डिबेट का प्रश्न खड़ा होता है, उसमें रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए। रॉयल कमीशन कहता है रहना चाहिए। उसके बाद अलग अलग एक्ट्स ने इसको खत्म कर दिया। आजादी के बाद मध्य प्रदेश में ये आ गया वापस से, कुछ कुछ राज्यों में खत्म हो गया, कुछ कुछ राज्य वापस भी इसको लेके आ गया, मध्य प्रदेश में वापस आ गया। 1 नवंबर 1956 को गठन के साथ इस पद को भी बनाया गया। और 10 संभाग ऐसे अभी तक बनाए जा चुके हैं, उसके अलग अलग हमने कमिश्नर्स भी देख लिए। इनका मुख्य काम आप याद रखो, रेवेन्यू इंस्पेक्शन, रेवेन्यू मॉनिटरिंग का काम है, रेवेन्यू कलेक्शन का काम इनका हो जाता है। और दूसरा सबसे बड़ा काम हो जाता है लॉ एंड ऑर्डर। और तीसरा है प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन। अलग अलग योजनाएं जमीन स्तर पर ग्राउंड लेवल तक पहुंचनी चाहिए। तो ये कमिश्नर का पद था। उसमें आलोचना भी है कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, पॉलिटिकल प्रेशर, ट्रांसफर वगैरह की, और डेवलपमेंटल एक्टिविटी पे फोकस ना हो करके थोड़ा सा क्या है, एक प्रकार से कह सकते हैं कि ब्यूरोक्रेटिक ज्यादा माहौल रहता है यहाँ पे। तो ये कुछ ऐसी आलोचना है, और इसी के साथ ये टॉपिक डिस्कशन खत्म हो जाता है। ये एग्जाम गुरु जी का ऐप है, जिसको आप डाउनलोड करके हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। अगर कोई भी इशू आता है ओटीपी को लेकर के ज्यादातर आ रहे बच्चों को, तो आप इस नंबर पर इन्फॉर्म कर सकते हैं हमें। और अभी ज्यादा दिन नहीं बचे हैं, 10 दिन ही बचे हैं एग्जाम को। जब आज मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो 10 दिन ही बचे हैं एग्जाम को। तो इस चीज को लेकर के आपको आगाह कर रहा हूँ कि जितना जल्दी हो सके रियल एग्जाम लेवल क्वेश्चन लगा लीजिए। इससे आपकी एक सिस्टमेटिक प्रैक्टिस हो जाएगी। बाकी मैं आप लोगों को अलग अलग यूनिट्स की जो 10 यूनिट्स है उसके एमसीक्यू तो प्रोवाइड करा ही चुका हूँ ऑलरेडी। तो इसी तरीके से आप आगे भी अपनी इस प्रिपरेशन को कंटिन्यू करते रहिएगा। और कुछ भी सुझाव हो या कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू सभी को, जय हिंद।